वो एक सुनसान इलाके में बना हुआ पुराना बंगला था। बंगले के चारों ओर अजीब सा मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक 25 वर्षीय युवक कमरे के अंदर गोल घेरा बनाए बैठा हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था। कमरे में 0 वॉट का बल्ब जल रहा था और चारों ओर फर्श पर तंत्र मंत्र के सामान बिखरे हुए थे। उस युवक की हालत बहुत ही गंदी थी। अचानक उसके कानों में बंगले की डोरबेल की आवाज पड़ी। उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। और उठकर सीधा बंगले का मुख्य दरवाजा खोल दिया। अरे यार सुमित, तेरी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम महीनों से नहाया नहीं है। और ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? मगर सुमित खाली आंखों से अर्जुन को घूरने लगा। सुमित देखो, तुम्हारे साथ पारुल ने जो भी किया वो बहुत गलत किया। आखिर तुम कब तक अपने आप को इस तरह टॉर्चर करते रहोगे? हम तुम्हारे घर गए थे, तुम्हारे मॉम डैड ने बताया कि तुम पढ़ाई की वजह से अपने पुराने बंगले में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो गए हो। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है तुम पढ़ाई नहीं बल्कि यहाँ पर कुछ और ही कर रहे हो। सुमित कुछ देर उन दोनों को घूरता रहा और अचानक जोर से दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन और नैना एक दूसरे की ओर देखने लगे। मुझे लगता है कि हमें सुमित को कुछ और वक्त देना चाहिए। पागल हो गए हो तुम? उसकी हालत नहीं देख रहे? ऐसा लग रहा है जैसे उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं। अर्जुन नैना के साथ वहां से चला गया। इधर सुमित दोबारा उस कमरे में आकर बैठ गया। वो एक टेबल के पास गया और एक लड़की की तस्वीर उठाई। अचानक उस तस्वीर को देखकर उसकी आंखों में नफरत के भाव झलकने लगे। तुम चाहे कितने भी अमीर बाप की औलाद क्यों ना हो पारुल, लेकिन तुम्हें मेरे साथ किए गए धोखे की सजा भुगतनी ही होगी। इतना कहकर सुमित सोफे पर बैठ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो पुरानी बातों के बारे में सोचने लगा जब वो एक नॉर्मल हंसमुख स्वभाव का लड़का हुआ करता था। कॉलेज के ग्राउंड में अर्जुन और नैना खड़े थे कि तभी एक बाइक वहां आकर रुकी। बाइक पर सुमित सवार था, जो अपनी बाइक की चाबी घुमाते हुए अर्जुन के पास आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? आज तुम दोनों ने क्लास नहीं ली? तुम तो जानते हो उस खड़ूस प्रोफेसर की क्लास आधे से ज्यादा स्टूडेंट मिस कर देते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि तुम उसी क्लास को मिस करने के लिए कॉलेज लेट आए हो। नैना की बात सुनकर सुमित हंस पड़ा। नहीं, आज वजह कुछ और है। आज मैं टाइम पर आ रहा था, लेकिन मार्केट में अचानक मुझे पारुल दिख गई तो मैं उसे निहारने लगा। सुमित, तुम क्यों नहीं समझते कि पारुल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन टाइकून की इकलौती बेटी है। वो तुम्हें तो क्या, कॉलेज के किसी भी लड़के को घास नहीं डालती। यहाँ तक कि ये कॉलेज भी उसके बाप का है, तो वहां से तुम्हें लिफ्ट नहीं मिलने वाली। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सुनकर सुमित मुस्कुराया और अपनी जेब से एक कार्ड निकाल कर दिखाया। ये इनविटेशन कार्ड है। तरुण ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, उसमें पारुल को भी इनवाइट किया है। पारुल वहां पर आएगी और मैं तरुण के घर पर ही पारुल को अपने दिल की बात बता दूंगा। ये सुनकर नैना चौंक गई। लेकिन तरुण तो हमारे ग्रुप का नहीं है। जानता हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि तरुण अपने घर पर छोटी सी पार्टी रखा है और उसमें पारुल को भी इनवाइट किया है, मैंने उससे दोस्ती कर ली अपने नोट्स देकर, और साथ ही ये भी कह दिया कि पार्टी में मेरे साथ मेरे दोस्त नैना और अर्जुन भी आएंगे। अर्जुन हंस पड़ा। तो कभी नहीं सुधरेगा। अगली रात तरुण के बंगले में उसके सारे दोस्त जमा थे। वहां पारुल भी मौजूद थी और सब डांस कर रहे थे। तभी अर्जुन अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा।
मेरे दोस्त, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। लिसन माय ऑल फ्रेंड्स, ये है मेरे नए दोस्त सुमित, जिसने मुझे एग्जाम के लिए अपने सारे नोट्स दिए हैं। अब एंजॉय द पार्टी। सुमित की नजर पारुल पर जमी हुई थी। कुछ देर बाद सुमित पारुल के पास पहुंचा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? पारुल, अब आई लव यू ये कहने की ना जाने कब से कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यह सुनकर पारुल ने एक जोरदार चांटा सुमित के गाल पर जड़ दिया। अचानक म्यूजिक बंद हो गया और सभी दोस्तों की नजरें पारुल और सुमित की ओर टिक गई। मुझे आई लव यू कहने से पहले अपने और मेरे औकात का फासला तो नाप लिया होता। जितनी कीमत के घर में तू रहता है ना, उससे दोगुनी कीमत के घर में मेरे घर के नौकर रहते हैं। मुझे अफोर्ड करना तेरे बस की बात नहीं। आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश की ना तो ये हाथ अगले गाल पर भी छप जाएगा। आखिर तुम्हें थर्ड क्लास लोगों को अपनी पार्टी में बुलाने की क्या जरूरत थी? सारा मूड खराब कर दिया। तरुण गुस्से से सुमित की ओर देखने लगा। सुमित को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस हुई और वो गुस्से से तरुण के घर से बाहर निकल गया। पीछे पीछे अर्जुन और नैना भी आ गए। सुमित, मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं तुझे मना कर रहा था। अगर वो बड़े बाप की औलाद है तो क्या सबके सामने चाटा मार देगी? मैं उसका ऐसा हाल करूंगा कि आइंदा कोई लड़की किसी का दिल तोड़ने से पहले 100 बार सोचेगी। तू पागल हो गया है? वो सच में एक बिजनेस टाइकून की बेटी है, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी उसके फादर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आता है। मगर सुमित ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने घर लौट आया। उस दिन से सुमित ने कॉलेज जाना बंद कर दिया और सबसे मिलना जुलना, यहां तक कि फोन उठाना भी बंद कर दिया। उसके दिमाग में दिन रात एक ही बात चल रही थी, पारुल से थप्पड़ का बदला। एक दिन सुमित लैपटॉप में कुछ देख रहा था कि तभी उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी, कर्ण पिशाचनी। सुमित ने तुरंत वो वीडियो ओपन किया और कर्ण पिशाचनी के बारे में गौर से सुनने लगा। कर्ण पिशाचनी को जिसने सिद्ध कर लिया वो अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। कर्ण पिशाचनी केवल सिद्ध करने वालों को ही दिखाई देती है और उसकी हर इच्छा पूरी करती है, यहाँ तक कि वो आपकी जीवन संगिनी की तरह आपका साथ देगी, आपकी हर बात मानेगी। लेकिन इसे सिद्ध करना आसान नहीं है। पुष्कर घाट में सैकड़ों ऐसे अघोरी हैं जिनके पास कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने की प्राचीन किताबें और गुप्त ज्ञान है। यह सुनकर सुमित के दिमाग में एक नई योजना आ गई। उसने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया। अगले दिन सुमित अपना बैग लेकर घर से बाहर निकल रहा था कि तभी उसकी बहन शालिनी ने पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हो? पुष्कर घाट, बस मेरा घूमने का मन कर रहा है। इतना कहकर सुमित अपनी कार लेकर निकल गया। कुछ घंटे बाद रात के सन्नाटे में सुमित पुष्कर घाट में खड़ा था। तभी उसे एक अघोरी दिखाई दिया। सुमित धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसके पास गया। क्या हुआ? तुझे शमशान घाट में डर नहीं लगता? चला जा। रात के समय यहाँ कोई रुकना पसंद नहीं करता।
मैं यहाँ पर कुछ पता करने आया हूँ। क्या पता करने आया है? मैं कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना चाहता हूँ। ये सुनकर अघोरी की आंखों में अजीब सा डर दिखाई दिया। ऐसा सोचना भी मत, तू नहीं जानता, कर्ण पिशाचिनी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसे सिद्ध करना आसान नहीं होता। सिद्ध करने वाले को इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे कठिन परीक्षा देनी होती है, तभी कर्ण पिशाचिनी उसके सामने आती है। परंतु वो जिस किसी के जीवन में आती है उसका जीवन नरक बन जाता है। लौट जा। तभी सुमित की नजर अघोरी के बगल में रखी हुई एक किताब पर पड़ी जो बहुत प्राचीन लग रही थी। सुमित ने तुरंत वो किताब उठा ली। मेरी किताब वापस कर। लेकिन सुमित रात के सन्नाटे में सीधा दौड़ पड़ा। अघोरी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। किताब वापस कर दे मूर्ख, तू नहीं जानता कर्ण पिशाचिनी कितनी खतरनाक होती है। उस दुनिया के दरवाजे मत खटखटा, वहां से कोई वापस नहीं आया। मगर सुमित की आंखों में केवल पारुल के लिए नफरत थी। वो अपनी कार में बैठा और सीधा अपने घर लौट आया। अगले दिन सुमित अपना बैग लेकर फिर निकल रहा था कि तभी उसके पिता ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? डैडी, एग्जाम नजदीक है और मैं यहाँ पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं अपने पुराने बंगले में कुछ दिन रहूंगा। इतना कहकर सुमित अपने पुराने बंगले की ओर चला गया। सुमित पुराने बंगले में पहुंच गया। उसके हाथ में एक प्राचीन किताब थी। वो धीरे धीरे उसे खोलकर पढ़ने लगा। पन्नों पर लिखे शब्दों को वो ध्यान से समझने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में सब कुछ उसके लिए स्पष्ट हो गया। सुमित कमरे में गया, जमीन पर गोल घेरा बनाया और आंखें बंद कर तंत्र मंत्र जैसा जाप करने लगा। यह कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि की क्रिया थी। 2 रात बीत चुकी थी। भूख और प्यास से सुमित के होठ सूख चुके थे, लेकिन उसने क्रिया नहीं तोड़ी थी। आज कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि का अंतिम दिन था। 10 दिनों से लगातार भूखा प्यासा रहने और कड़ी तपस्या के कारण उसकी हालत दयनीय और डरावनी हो चुकी थी। उसके कपड़ों से भयानक बदबू आ रही थी। सुमित की नजर जब घड़ी पर पड़ी, रात के 11 बजे थे। वो चुपचाप गोल घेरे में बैठ गया और तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। तभी कमरे में एक सफेद रोशनी से एक खूबसूरत सी औरत बाहर आई। आखिर तुम मुझे अपने पास बुलाने में कामयाब हो ही गए। सुमित उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया। अब से मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। कैसी शर्त? याद रखना, तुमने मुझे सिद्ध किया है। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम्हें हर सुख दूंगी, यहाँ तक कि पत्नी का सुख भी। लेकिन अब से तुम वही खाओगे और पियोगे जो मैं खाती और पीती हूँ। मुझे मंजूर है। ठीक है, लेकिन बदले में हर रात तुम्हें मुझे किसी की आहुति देनी होगी। उसकी सुंदरता में अंधा होकर सुमित भूल गया कि वो क्या कर रहा है। हाँ, मुझे मंजूर है। मैं केवल तुम्हें दिखाई दूंगी, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं। और अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी औरत आई तो वो इस संसार में नहीं रहेगी। अब बताओ, तुम्हें मंजूर है? हाँ, मंजूर है।
कर्ण पिशाचिनी अचानक उसके गले लग गई। सुमित के मन में अजीब सा तूफान उठने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। क्या हुआ? क्या तुम मुझे नहीं चाहते? चाहता हूं, पर उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या? इसका नाम पारुल है। मैं चाहता हूं कि कल का सूरज ये ना देख पाए। ठीक है। ये कहकर वो गायब हो गई। उधर पारुल अपने बेडरूम में आईने के सामने बाल काट रही थी। अचानक उसे आईने में पीछे एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वो चौंकी और पीछे मुड़ी। वहां एक भयावह औरत खड़ी थी। कौन हो तुम? भयानक औरत ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ डरावने तरीके से बढ़ने लगती है। पारुल की चीख पूरे बंगले में गूंज गई। लगातार 11 रातों से जागते जागते थका हुआ सुमित गहरी नींद में था। तभी एक मधुर आवाज उसके कानों में पड़ी। उठो सुमित। सुमित ने आंखें खोली। वो उसके सामने बैठी थी। तुम्हें पता है पारुल अब इस दुनिया में नहीं है। सुमित ने तुरंत टीवी ऑन कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज! इस शहर के मशहूर बिजनेस टाइकून की इकलौती बेटी पारुल अब नहीं रही। सुमित ने टीवी बंद किया और कर्ण पिशाचनी की ओर देखकर मुस्कुराया। वो उसके करीब आई और लिपट गई और सुमित उसकी आगोश में पूरी तरह से खो गया। कुछ देर बाद वह गहरी नींद में चला गया। सुमित उठकर पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। कमरे में हर तरफ सन्नाटा था, पर उसके कानों में वही डरावनी मोहक आवाज गूंजी। तुमने वादा किया था हर रोज आहुति दोगे, जाओ भी। सुमित की आंखें फैल जाती हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो सम्मोहित सा खड़ा हो जाता है। वो उठ खड़ा हुआ। कौन है? दरवाजा खोलते ही सामने सुमित खड़ा है। चेहरा गंदगी से सना हुआ, आंखों में पागलपन, बाल बिखरे, होठ सूखे हुए और फटे हुए। सुमित, ये क्या हाल बना रखा है? कब से फोन कर रहे हैं तुझे, तो उठा क्यों नहीं रहा? अचानक सुमित एक जंगली जानवर की तरह उसकी तरफ देखता है। कैलाशनाथ घबरा कर उठते हैं। सामने सुमित लहूलुहान खड़ा है, आंखों में हैवानियत। सुमित एक बैग लेकर कमरे में आता है, उसे बेड पर फेंक देता है। धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री प्रकट होती है, वही कर्ण पिशाचिनी। उसकी आंखों में ठंडी चमक, होठों पर हल्की मुस्कान। तुमने अपना वादा पूरा किया, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी। सुमित पागलों की तरह सिर हिलाता है और कर्ण पिशाचिनी वो बैग ले धीरे से वहां से गायब हो जाती है।
अगली सुबह शालिनी कमरे में घुसती है और सामने का मंजर देखकर वो चीख पड़ती है। पुलिस और मोहल्ले के लोग जमा हो जाते हैं। शालिनी सुमित का फोन बार बार मिलाती है लेकिन ऑफ आता है। ये सब कैसे हुआ? सुबह मॉम डैड को देखा तो इस हालत में मिले। पता नहीं किसने ये किया, और सुमित भैया फोन भी नहीं उठा रहे। मुझे लगता है हमें सुमित के पुराने बंगले में जाना होगा। ये कैसी बदबू है? पता नहीं। सुमित, सुमित। कोई जवाब नहीं। वे एक कमरे में घुसते हैं जहां सुमित बेजार हालत में अकेला किसी से बात कर रहा होता है। भैया ये क्या कर लिया आपने, और आप किससे बात कर रहे हो? सुमित बड़बड़ाता है। अचानक उसके कानों में फिर वही आवाज। ये तीनों खड़े हैं, मुझे ये चाहिए अभी। नहीं, ये मेरी बहन और दोस्त है, मैं नहीं मार सकता। अर्जुन डर से एक कदम पीछे हटता है। सुमित, तू किससे बात कर रहा है? अचानक कमरे की लाइट फटकर बुझ जाती है। धुएं के बीच कर्ण पिशाचनी का असली भयानक रूप सामने आता है। लंबी काली जीभ, लाल जलती आंखें। ये है मेरा असली रूप, और तुमने जो वादा किया था वो निभाओगे। ये तुम्हारे ही माँ और पिता थे जिनको तुमने मुझे दिया अपनी मर्जी से। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगले ही पल सुमित को सब कुछ याद आ गया कि उसने यहां आने से पहले क्या क्या किया है। हाँ, ऐसा ही हुआ है। सुमित की आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या कर दिया मैंने? कर्ण पिशाचिनी जिसकी जिंदगी में आ जाती है, उसके जीवन में सिर्फ उसका आदेश चलता है। आदेश का पालन करो। अगले ही पल सुमित फिर से सम्मोहित अवस्था में आ गया। अपने दोस्त अर्जुन और नैना की ओर बढ़ने लगा। सुमित के पागलों जैसी हरकतों से घबराकर नैना और अर्जुन चीखते हुए उस बंगले से भाग निकले। वे चिल्लाते हुए घने जंगल की ओर दौड़े। वे जंगल में एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए। सांसों की आवाज एकदम दबाने लगे। तभी दूर से उनके सामने एक लंबा झाड़ झंखाड़ों से ढका हुआ व्यक्ति आता दिखा। वह वही अघोरी था जिससे सुमित कर्ण पिशाचनी की प्राचीन किताब चुराकर भागा था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त जंगल में इतनी डर के साथ? अर्जुन कांपते हुए सब कुछ अघोरी को बताता है। समझ गया। इतना बोलकर अघोरी ने गंभीर होकर उनके पास एक माला निकाली। यह माला तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगी। फिलहाल इस शहर को छोड़ दें। हम ऐसा करेंगे।
अघोरी सुमित के बंगले में पहुंचा। और एक भयावह दृश्य देखा। सुमित का शरीर सूखा, बेजान और उसकी आंखें लाल। सुमित, यह कर्ण पिशाचनी हर रोज तुम्हारी शरीर की रूह चूस रही है। वो तुम्हारी जीवन शक्ति को निगल रही है। मैं यह सब कुछ रोकना चाहता हूँ। तुझसे मैंने कहा था कि कर्ण पिशाचनी जिसकी जिंदगी में आ जाती है उसका जीवन नर्क हो जाता है। अघोरी ने लाल पाउडर से कमरे के फर्श पर एक विशाल यंत्र बना दिया। उसके चारों कोनों पर काले दिए जलाए जिनकी लौ नीली हो चुकी थी। वह तेज स्वर में मंत्र पढ़ने लगा। हर शब्द के साथ कमरा कांपने लगा। तभी दीवार से एक काली परछाई अलग हुई। उसका चमकता चेहरा, आंखें लाल, कर्ण पिशाचनी हवा में तैरते हुए अघोरी के सामने आ गई। अघोरी, सुमिता मेरा है। नहीं, तेरी प्यास ने उसे अधमरा कर दिया है। अब लौट जा। पिशाचनी ने कान फाड़ चीख मारी। कमरे की खिड़कियां फट पड़ी, दिए बुझने लगे। लेकिन अघोरी ने मंत्र और तेज कर दिए। पिशाचनी ने अपनी लंबी सांप जैसी जीभ अघोरी की ओर बढ़ाई, लेकिन त्रिशूल की नोक से टकराते ही वो पीछे हट गई। अचानक उसने झपटा मारा और अघोरी को अपनी पकड़ में जकड़ लिया। ओम क्लीं कालिकाय नमः। उसके शब्द बिजली की तरह गूंजे। पिशाचनी पीछे उछल गई, लेकिन उसकी आंखें और गुस्से से धधक गई। उसने सुमित की ओर हाथ बढ़ाया, पर यंत्र की लाल रेखाओं ने उसके हाथों को पीछे झटका दिया। तुम मुझे बांध नहीं सकते। बांधना नहीं, विदा करना है। अघोरी ने तांबे के पात्र में काला तेल डाला और उसमें लाल धागा जलाया। धुएं का एक बवंडर उठा और सीधे पिशाचनी की ओर घेरने लगा। वो तड़पने लगी। उसकी चीखें मानो पूरे बंगले में गूंजने लगी। लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं गई। उसने अपने चारों ओर का अंधेरा गाढ़ा कर दिया और एक पल के लिए अघोरी के मंत्र थम से गए। जैसे ही मंत्र गूंजा, यंत्र से उठी अग्नि ने पिशाचनी के पूरे अस्तित्व को धुंधला कर दिया और वो धुएं के भंवर में समा गई। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। अघोरी पसीने में भीगा पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें शांत थी। सुमित रो रहा था। उसकी सांसें टूट टूट कर आ रही थी। मैंने अपने ही माता पिता और बहन को मार दिया। मैं अकेला रह गया। पाप का प्रायश्चित कठिन है और तेरे हिस्से में अब सिर्फ एकांत है। अघोरी बिना कुछ और कहे चला गया। सुमित उसी अंधेरे बंगले में अकेला रह गया, जहां हर दीवार उसके गुनाहों की गवाही दे रही थी।